अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के बारे में, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 26, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 23 और सिंध बोर्ड में चैप्टर 9 में ये टॉपिक मौजूद है, और इन तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के नाम से मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और सेंगर्स मेथड के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर हम बात करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? ये ऐसा डीएनए होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है उसका कुछ पार्ट डाला जाता है, और वो डीएनए कौन सा बन जाता है? वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें ये एबिलिटी होती है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लेते हैं। अब अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये हमें जो है एनिमल सेल दिखाया गया है, और एनिमल सेल के अंदर भी उसका जो है डीएनए मौजूद होता है, यानी कि उसका विरासती मादा मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो है इसका डीएनए मौजूद होता है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल दिखाया गया है, और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद है। प्लाज्मिड जो है ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या है कि यहाँ से हम जो है ये इस पार्ट को डीएनए का एक सेगमेंट जिसे जीन कहा जाता है उसको आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो जीन है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब सेगमेंट ऑफ डीएनए को हमने निकाल लिया, यानी कि जीन को हमने अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया, और यहाँ से हमने बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था, बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसका सेक्शन जो है वो हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमने जो है इन दोनों का ये जो डीएनए था जो अलग अलग है, दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के हैं, एक एनिमल सेल से लिया गया है और दूसरा जो है वो बैक्टीरियल सेल से लिया गया है। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है वो हमने यहाँ पे एक एंजाइम के जरिए, डीएनए लाइगेज के जरिए जोड़ दिया है। जब वो बाइंड हो जाता है तो तब जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है डीएनए, तो ये हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो टेक्नोलॉजी थी, ये सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब यूज हुई थी और किसके अंदर यूज हुई थी, तो ये सबसे पहले 1970s में इस्तेमाल हुई थी। और 1970s में सबसे पहले ये किसके ऊपर अप्लाई हुई थी? ये अप्लाई हुई थी बैक्टीरिया के ऊपर। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। अब जब बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाता है तो वो जो बैक्टीरिया होता है उसे हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब अगर हम इन सारी टेक्नोलॉजी में किस तरह से ये कौन कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं, अगर हम ये समझ लें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन अपने सामने ले आते हैं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम बैक्टीरियल डीएनए है, यानी कि जो बैक्टीरियल डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है सर्कुलर सा, या प्लाज्मिड जिसे कहते हैं, ये जो यहाँ पे मौजूद है, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप ये इस व्हाइट स्क्वायर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है इसको अलग कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको अलग कर लिया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए इस बैक्टीरियल डीएनए को कट कर लेते हैं, यानी कि क्लीव कर लेते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करें कि क्या है, तो ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डीएनए को कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं। अब स्पेसिफिक साइट से क्या मुराद है? हर एंजाइम जो है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे वीडियो तो उसमें हम देखेंगे कि हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक खास साइड होती है जहाँ पे वो कट करते हैं।
क्योंकि वो एक खास साइट पे कट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे हम जो है सिर्फ टेक्निक समझ रहे हैं, इसलिए हमने जनरल टर्मिनोलॉजी लिखी है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और उससे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको काट लिया, और जब हमने काट लिया है तो यहाँ पे इसके एंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं। अब ये जो जगह यहाँ पे खाली है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने वो डीएनए लगाना है जो हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, और जो हम डीएनए का पार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर हम उससे बात करें तो डीएनए का जो सेगमेंट होता है जो हम इंसर्ट करते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहा जाता है जीन। इसलिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें कि जीन कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो जीन जो है वो मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, और यहाँ पे ये आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। इनकी ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये क्रोमोसोम से, और इसके ऊपर ये जीन मौजूद थे। और यहाँ पे जो हमने इसके अंदर जो जीन है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, और डीएनए इस क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन में मौजूद है, और वहां से हमने इसका छोटा सा सेगमेंट लिया तो वो जीन बन गई, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। अब जब हमने इसके अंदर डाला है तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर इसके डलने के लिए यहाँ पे ये ज्वाइन हो सके, उसके लिए जरूरी होता है एक और एंजाइम। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप क्या था कि थर्ड स्टेप में हमने डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म का हम डालना चाहते थे जीन ऑफ इंटरेस्ट उसका लिया, और उसको भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, और कट करने के बाद वो जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया यानी कि डीएनए का जो पीस आ गया है उसको हमने एक और एंजाइम से उसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक और एंजाइम हमने इस्तेमाल किया, और वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, यानी कि ये वाला जो डीएनए है और ये वाला जो डीएनए है, यहाँ पे कलर मुख्तलिफ इसलिए दिखाए गए हैं कि ये ग्रीन कलर जो है ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, और ये ब्लैक वाला जो है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये दोनों जो है ये आपस में ज्वाइन कर लें, इसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम इस्तेमाल किया गया है। और जब डीएनए लाइगेज जो है इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। क्योंकि ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाला है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस का हम अगर मीनिंग देखें कि क्या है, तो रिप्रोड्यूस कहते हैं, रिप्रोड्यूस वर्ड है रिप्रोडक्शन थे, यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। अब बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो बैक्टीरिया का अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट बाद डिवाइड होके 1 से 2 हो जाता है। अब 20 मिनट्स बाद क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो है जब रिप्रोड्यूस होगा तो इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नए बैक्टीरियल सेल जो है वो बन जाएंगे। अब जब नए बैक्टीरियल सेल बनेंगे तो जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि अगर हम इसे कहें कि ये फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद नहीं थी बल्कि हमने बाहर से डाली है, तो ये फॉरेन जीन जो है ये फॉरेन डीएनए से आया है, और फॉरेन डीएनए उस ऑर्गेनिज्म का है जहां से हमने इसको लिया है। तो जो बैक्टीरिया नए बनेंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद उनके अंदर ये फॉरेन जीन्स मौजूद होंगी, और जब फॉरेन जीन्स इनके अंदर मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया नए बने हैं ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया किस टेक्नोलॉजी के जरिए बने हैं, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बने हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेंगर्स मेथड के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेंगर्स कौन थे, तो सेंगर एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक मेथड प्रपोज किया था जो कि किस बारे में था, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। और अगर हम बात करें कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, तो डीएनए जो है अगर जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हेरिडिटी मटीरियल है यानी कि विरासती मादा है जिसे डीएनए कहा जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि हम उस डीएनए के अंदर मौजूद जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है उनका ऑर्डर मालूम करते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमें हमारे सामने ये जो डायग्राम है ये डीएनए की डायग्राम है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखें शुगर फॉस्फेट बैकबोन मौजूद है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये सी जी जो आपको नजर आ रहा है और ए और टी नजर आ रहा है, ये क्या है, ये मौजूद यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और ये
तीनों मिलके, जिसमें नाइट्रोजनस बेस शामिल है और शुगर और फॉस्फेट बैकबोन शामिल है, ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है ये सबके अंदर एक जैसी है, सिर्फ इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है, जब हम ये मालूम करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की है। अब डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए थे, और उसमें से जो सेंगर साइंटिस्ट थे उनका जो मेथड है उसे हम कहते हैं कि ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है, जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये जो है ये डेवलप कब हुआ था, तो ये सेंगर ने डेवलप किया था 1977 में। और 1977 में सेंगर ने जो सीक्वेंसिंग मेथड दिया था, और अगर हम उसकी बात करें कि उसमें क्या होता है, तो सेंगर मेथड में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि ये चेन टर्मिनेशन मेथड भी है। अब चेन टर्मिनेशन मेथड की अगर हम बात करें कि क्या है, तो उसमें क्या होता है कि जो डीएनए की चेन होती है जो बन रही होती है, वो एक खास जगह पे टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और किस वजह से खत्म होती है, वो खत्म होती है डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से, जो कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की कि डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें कि डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये क्या हैं, तो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको हम डीडीएनटीपीज भी कहते हैं। अब डीडीएनटीपीज की अगर हम बात करें कि डीडीएनटीपीज जो हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं, तो इनको हम डीडीएनटीपीज यहाँ पे लिखते हैं, जो कि डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है इससे बनता है। और ये जो है ये किस तरीके से नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स जिन्हें एनटीपीज कहा जाता है उससे मुख्तलिफ होते हैं, अगर हम ये देखें तो इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में जो है एक साइड पे जो है वो डीएनटीपीज बनाए गए हैं और दूसरी साइड पे डीडीएनटीपीज का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब यहाँ पे डी जो है स्मॉल सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डीएनए के अंदर मौजूद इसके न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए डी जो है वो डीएनए को शो कर रहा है। और एनटीपी जो है यह न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। और न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है ये बेसिस जो है चारों मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप शामिल है, ये शुगर इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे बेस लिखा गया है। और ये बेस जो है ये कोई सी भी हो सकती है। और चार अगर हम बेसिस की बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो वो कौन कौन सी हैं, वो है साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन और गुआनिन, जो कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रही हैं। अब दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है डीडीएनटीपीज जो है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी फॉस्फेट शामिल होता है, शुगर शामिल है और नाइट्रोजनस बेस शामिल है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्वायर बना हुआ है, अगर यहाँ पे आप इसकी पोजीशन देखें तो यहाँ पे डीएनटीपीज के अंदर OH मौजूद होता है, लेकिन डीडीएनटीपीज के अंदर यहाँ पे सिर्फ H मौजूद होता है। अब यहाँ पे जब OH मौजूद नहीं होता और खाली H मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं डीडीएनटीपीज। एन जो है वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अगर एडेनिन होगा तो ये डीडीएटीपी हो जाएगा, अगर टी होगा तो ये डीडीटीटीपी हो जाएगा, इसी तरीके से अगर जी होगा तो ये GTP होगा, और अगर C होगा तो ये DDCTP हो जाएगा। अब जब यहाँ पे H मौजूद होता है तो फिर क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल रहे होते हैं वो किस वजह से मिलते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या बॉन्ड मौजूद होता है, और उस बॉन्ड का क्या नाम है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन जब DDNTP आ जाता है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता, और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता तो फर्दर न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड नहीं हो सकते। अब ये जो DDNTP इस्तेमाल हुए थे ये सेंगर इस्तेमाल किए थे, और ये सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। अब अगर हम सीक्वेंसिंग की बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा हेरेडिटी मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है, वो किस सूरत में मौजूद होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या किया जाता है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको सबसे पहले हीट किया जाता है, और जब हीट किया जाता है तो इसके जो दो स्ट्रैंड हैं ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ये एक स्ट्रैंड है, जो अगर हम इसको लाइन से ड्रॉ करें तो जो यहाँ से लेके और उसके अंदर ये चीज आ रही है, ये जो है यहाँ से हम इसको डॉटेड लाइन में शो करें, ये एक स्ट्रैंड बन रहा है जिसमें ये सीक्वेंस मौजूद है, और दूसरा ये है। अब जब हमने इसकी हीटिंग की है तो ये इसके अंदर मौजूद ये जो बॉन्ड था, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक हो गया है, और ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। और जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये डीनेचर हो गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक और डायग्राम है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमने एक स्ट्रैंड लिया है, और जो स्ट्रैंड हम ले रहे हैं वो क्या है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक
प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर की अगर हम बात करें कि प्राइमर क्या है, तो प्राइमर जो है वो शॉर्ट सीक्वेंस होता है जिसका हमें किसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड किस तरतीब में मौजूद हैं वो हमें मालूम होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के उसके मुताबिक। अब यहाँ पे आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि जब एडेनिन होगी तो उसके साथ थायमीन जो है वो पेयर करेगी, और जब साइटोसिन होगी तो उसके साथ गुआनिन पेयर करेगी। इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है जो कि डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और प्राइमर का जो शॉर्ट सीक्वेंस होता है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के कुछ हिस्से के साथ। अब जब ये इसके साथ प्राइमर अटैच होता है तो उसके बाद फर्दर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ और चीजें भी मौजूद हैं। अब वो कुछ और चीजें अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसके अंदर मौजूद होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें कि क्या है, ये एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी कि ये जब पूरा स्ट्रैंड डीएनए की चेन बनेगी तो उसमें अगर एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो ये जो मौजूद इसके अंदर डीएनटीपीज थे जो कि 4 किस्म के हैं, डीएटीपी, सीटीपी, टीटीपी और जीटीपी, ये ऐड नहीं होंगे। जब ये यहाँ पे ऐड नहीं होंगे तो फर्दर जो है चेन नहीं बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीडीएनटीपी जो है 4 किस्म के मौजूद हैं, ए सी टी और जी, और आगे ये डी डी इसलिए है क्योंकि ये डाईडीऑक्सी है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने ये इसके अंदर ये हम डालते हैं तो ये जो हमारे पास डीएनए टेम्पलेट था ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये इसके अंदर टर्मिनेट होता है, और ये सीक्वेंस जब टर्मिनेट होते हैं तो सीक्वेंस जो है वो मुख्तलिफ लेंथ के आते हैं। यही चीज जो है, ये वाला जो सारा प्रोसेस है इसको हम एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने ये डायग्राम देखें तो ये हमने देखा है कि ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज और वो चीजें हैं मौजूद जो हमने इस्तेमाल करनी है सीक्वेंसिंग में। इसके अलावा ये प्राइमर मौजूद है जो रेडियो एक्टिवली लेबल है, यानी कि कोई जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके साथ मौजूद है जो कि रेडिएशन सबमिट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट था जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था जिसका हमें सीक्वेंस मालूम नहीं है अभी, और अब हमने क्या किया, यह वाला हिस्सा ब्लैक इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसके हिस्से के अकॉर्डिंग जो है ये प्राइमर मौजूद है। अब हमने क्या किया, 4 रिएक्शन मिक्सचर बना लिए, और 4 रिएक्शन मिक्सचर में डीएनए पॉलीमरेज भी मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि अननोन सीक्वेंस है जिसका हमें मालूम नहीं है वो भी है, और ये जो डीएनटीपीज हैं ये भी हैं। लेकिन उन चारों के अंदर एक के अंदर हमने जो है डाईडीऑक्सी जीटीपी डाल दिया, एक के अंदर हमने डाईडीऑक्सी टीटीपी डाल दिया, एक के अंदर हमने डाईडीऑक्सी सीटीपी डाल दिया, और एक के अंदर हमने डाईडीऑक्सी एटीपी डाल दिया है। अब ये चारों मुख्तलिफ जो है चारों ट्यूब्स में इसलिए डाले हैं क्योंकि जब हम डी जीटीपी डालेंगे तो ये जो है ये उस जगह पे चेन टर्मिनेट करेगा जहां पे सीक्वेंस में जी मौजूद होगा, और टी जो है उस जगह को टर्मिनेट करेगा, डी टीटीपी उस जगह पे चेन को टर्मिनेट करेगा जहां पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा, टी इसी तरीके से डी सीटीपी वहां पे टर्मिनेट करेगा जहां पे सी मौजूद होगा, और डी एटीपी वहां पे इसको टर्मिनेट करेगा जहां पे क्या मौजूद होगा, ए यानी कि एडेनिन मौजूद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए टी सी जी सब मौजूद है। अब बारी बारी जब ये यहाँ पे रिएक्शन में ये मौजूद होंगी तो इन्होंने क्या किया है, जब ये कट प्रोड्यूस करेंगी वहां पे अगर सपोज करें यहाँ पे हम समझ लें कि यहाँ पे जो है डीडीसीटीपी काम कर रहा है तो यहाँ पे सी मौजूद है, यहाँ पे इसको ये कट करेंगे तो इतना सा फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये सारे बारी बारी कट करेंगे तो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो गए हैं। अब जब ये फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें होता क्या है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट आ गए हैं जो मुख्तलिफ सीक्वेंस पे कट हुए हैं। अब जब ये मुख्तलिफ सीक्वेंस में कट हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये वो टेक्निक है जिसके जरिए हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। और जब हम उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है इस तरीके से रिजल्ट आता है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लेबल कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कौन सी ट्यूब में हमने क्या डाला था, यहाँ पे हमने उनको लेबल कर दिया, और उसके सैंपल जब हम जेल पे रन करते हैं तो अगर वो यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहां पे सी मौजूद था क्योंकि सी पे उसने कट प्रोड्यूस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर सीक्वेंस में सी आएगा। इसी तरीके से अगर बैंड यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कट प्रोड्यूस हुआ है जो फ्रेगमेंट है वो जी पे एंड हुआ है क्योंकि उसके अंदर डी जीटीपी मौजूद था, तो यहाँ पे सीक्वेंस में जी आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पूरी ये जेल जो है रीड कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस आ जाता है, और जब ये सीक्वेंस आ जाता है तो तब हम जो है जब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया है तो तब हम मालूम कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास
स्ट्रैंड था इसका सीक्वेंस क्या है। और जब हम स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली है। और जब हमने ये डीएनए की सीक्वेंसिंग की है तो ये सीक्वेंसिंग किस मेथड के थ्रू हुई है, ये हुई है सेंगर्स मेथड के अकॉर्डिंग, जिसे कहा जाता है चेन टर्मिनेशन मेथड भी, क्योंकि चेन टर्मिनेट होती है डीडीएनटीपीस के डलने से, और जब चेन टर्मिनेट होती है तो हम उसका सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है सेंगर्स मेथड के बारे में।